नमस्ते। आपका स्वागत है लाइफ ऑफ आइकॉन्स में, जहां हम दुनिया के महान व्यक्तियों की प्रेरक कहानियां और जीवन के महत्वपूर्ण सबक आपके लिए लाते हैं। चैप्टर 1, द बिजीनेस बायस, क्यों मूवमेंट हमें प्रोग्रेस जैसा लगता है। इंसान इस तरह वायर्ड है कि वह स्टिलनेस की बजाय एक्शन को प्रेफर करता है, क्योंकि इतिहास में एक्शन का मतलब सर्वाइवल था। हमारे पूर्वजों को फूड, सेफ्टी और शेल्टर के लिए मूव करना पड़ता था। मोशन का मतलब सिक्योरिटी था। वही पुरानी इंस्टिंक्ट आज भी हमारी न्यूरल सर्किटरी में जिंदा है। जब लाइफ अनसर्टेन या ओवरवेलमिंग लगती है तो माइंड हमें किसी भी एक्टिविटी की तरफ धकेलता है, क्योंकि इनएक्टिविटी डेंजर जैसी लगती है। इससे बनता है बिजनेस बायस, एक कॉग्निटिव टेंडेंसी जिसमें हम मूवमेंट को इम्प्रूवमेंट समझ लेते हैं। आप ईमेल्स का जवाब देते हैं, डेस्क साफ करते हैं, मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं, इंफॉर्मेशन स्क्रॉल करते हैं और सिर्फ इसलिए प्रोडक्टिव महसूस करते हैं क्योंकि आप ऑक्यूपाइड हैं। लेकिन रियल प्रोग्रेस के लिए डायरेक्शन चाहिए, सिर्फ मोशन नहीं। ट्रैजिकली बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी कॉग्निटिव ट्रेडमिल पर स्प्रिंट करते हुए गुजार देते हैं। पसीना, एनर्जी बर्न, पर जगह वही की वही। व्यस्तता डीप वर्क के असहजपन से साइकोलॉजिकल एस्केप बन जाती है। जो काम सच में मायने रखते हैं, स्ट्रैटेजी, क्रिएटिविटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, वे प्रेजेंस, करेज और अनसर्टेनिटी मांगते हैं। वे डिफिकल्ट लगते हैं। वे रेजिस्टेंस ट्रिगर करते हैं। इसलिए ब्रेन आसान टास्क चुनता है जो अचीवमेंट का इल्यूजन पैदा करते हैं। यह साइकिल लोगों को शैलो प्रोडक्टिविटी में फंसाए रखती है, जबकि उनके सबसे मीनिंगफुल गोल्स हमेशा टच से बाहर ही रह जाते हैं। चैप्टर 2, कॉग्निटिव ओवरलोड, बहुत सारे टास्क्स का छुपा हुआ कॉस्ट। हमारा ब्रेन अनगिनत टास्क्स को जग्गल करने के लिए बना ही नहीं है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फोकस, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है, उसकी बैंडविड्थ सीमित है। हर बार जब हम टास्क स्विच करते हैं तो एक प्रोसेस एक्टिवेट होता है जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, जिसमें ब्रेन को रुकना, रीसेट होना और दोबारा एंगेज होना पड़ता है। हर स्विच मेंटल एनर्जी ड्रेन करता है और क्लैरिटी को डिसरप्ट कर देता है। आज की मल्टीटास्किंग कल्चर में लोग दिन भर में सैकड़ों बार ऐसे स्विचेस करते हैं। नोटिफिकेशंस, कॉल्स, मैसेजेस, टैब्स, मीटिंग्स, हर इंटरप्शन माइंड को फ्रैगमेंट कर देती है। कॉग्निटिव ओवरलोड चुपचाप अक्यूमुलेट होता रहता है जब तक वह मेंटल फॉग, एग्जॉशन, इरिटेबिलिटी और इमोशनल फटीग के रूप में न दिखने लगे। आप इसलिए थके नहीं होते कि आपने डीप वर्क किया है, बल्कि इसलिए कि आपके माइंड को लगातार माइक्रो रिबूट्स में मजबूर किया गया है। रियल प्रोडक्टिविटी के लिए कंटिन्यूटी जरूरी है। डीप थिंकिंग के लिए अनइंटरप्टेड फोकस चाहिए, लेकिन ओवरलोड दोनों छीन लेता है। वह अटेंशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिससे इंसाइट के लिए कॉग्निटिव स्पेस ही नहीं बचता। आप शायद पूरा दिन काम कर रहे हो, फिर भी दिन के अंत में महसूस हो सकता है कि कुछ खास हुआ ही नहीं। यह इमोशनल फ्रस्ट्रेशन फेलियर नहीं है, यह बायोलॉजी है जो आपके अगेंस्ट काम कर रही है। चैप्टर 3, द मैट्रिक्स प्रॉब्लम, हम गलत चीजें क्यों ट्रैक करते हैं। अधिकतर प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स गलत मैट्रिक्स को रिवॉर्ड करते हैं। वे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने की बजाय टास्क्स कंप्लीटेड गिनते हैं, क्वालिटी क्रिएटेड की बजाय आवर्स वर्क गिनते हैं, इम्पैक्ट जनरेटेड की बजाय मीटिंग्स अटेंडेड ट्रैक करते हैं। इंसान स्वाभाविक रूप से उसी चीज पर ध्यान देता है जिसे मेजर किया जाता है। तो जब सिस्टम्स एक्टिविटी मेजर करते हैं, लोग एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमाइज करने लगते हैं, रिजल्ट्स के लिए नहीं। इसीलिए टू डू लिस्ट्स अक्सर सैटिस्फाइंग लेकिन मीनिंगलेस लगती हैं। जैसे ही आप कोई टास्क क्रॉस करते हैं, आपको डोपामाइन की एक सर्ज मिलती है, चाहे वह टास्क असली मायने रखता हो या नहीं। आप कंप्लीशन की सेंसेशन के एडिक्टेड हो जाते हैं, कंप्लीशन की वैल्यू के नहीं। नतीजा यह होता है कि इजी, शैलो, लो इम्पैक्ट टास्क्स आपका पूरा दिन खा लेते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स, हाई वैल्यू टास्क्स हमेशा टलते ही रहते हैं। प्रोग्रेस इस बात से मेजर नहीं होती कि आपने कितनी चीजें की, प्रोग्रेस इस बात से मेजर होती है कि आपने कितनी महत्वपूर्ण चीजें फिनिश की। जब तक आप एक्टिविटी बेस्ड थिंकिंग से इम्पैक्ट बेस्ड थिंकिंग की तरफ शिफ्ट नहीं करते, आपकी प्रोडक्टिविटी शैलो ही रहेगी। आप चेक मार्क्स के पीछे भागते रहेंगे, आउटकम्स क्रिएट करने की बजाय।
चैप्टर 4 द प्रायोरिटी पैराडॉक्स, जब सब कुछ अर्जेंट लगता है। अर्जेंसी आधुनिक जीवन के सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में से एक है। जब सब कुछ अर्जेंट लगता है तब वास्तव में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता। नर्वस सिस्टम स्ट्रेस ड्रिवन एक्शन पर एडिक्टेड हो जाता है। मैसेजेस का तुरंत जवाब देना, हर रिक्वेस्ट पर तुरंत रिएक्ट करना, हर अलर्ट को लाइफ और डेथ जैसा ट्रीट करना। ब्रेन अर्जेंसी को इंपॉर्टेंस समझने की गलती करता है, क्योंकि अर्जेंसी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करती है। यह इमोशनल सर्च छोटे मोटे टास्क्स के चारों तरफ भी फॉल्स सेंस ऑफ सिग्निफिकेंस बना देती है। आप रिएक्टिव बन जाते हैं, प्रोएक्टिव नहीं। आप नॉइज का जवाब दे रहे होते हैं, जेन्युइन प्रायोरिटीज की तरफ अपना फोकस डायरेक्ट करने की बजाय। कांस्टेंट अर्जेंसी में जीना स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को मार देता है। आप बिल्डर नहीं, फायर फाइटर बन जाते हैं। आपका दिन छोटे फ्लेम्स बुझाने में चला जाता है, जबकि आपके लाइफ की आर्किटेक्चर अछूती रह जाती है। प्रोडक्टिविटी कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि अर्जेंसी वह कॉग्निटिव स्पेस ही खा जाती है जो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए जरूरी था। चैप्टर 5 द मिथ ऑफ हार्ड वर्क, सिर्फ एफर्ट से प्रोग्रेस क्यों स्केल नहीं होती। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन उसे ओवर ग्लोरीफाई कर दिया गया है। सोसाइटी हसल को रोमांटिसाइज करती है। हम एग्जॉशन की पूजा करते हैं, जैसे वह कमिटमेंट का प्रूफ हो। लेकिन डायरेक्शन के बिना एफर्ट वेस्ट है। पुअर क्लैरिटी की भरपाई हार्डर वर्क से नहीं हो सकती। ज्यादा घंटे काम करने से प्रोपोर्शनेट रिजल्ट्स नहीं बनते। एक लिमिट के बाद ज्यादा एफर्ट आउटपुट को उल्टा कम कर देता है। इसे ही डिमिनिशिंग रिटर्न्स कर्व कहा जाता है। ब्रेन थक जाता है, विल पावर गिर जाती है, क्रिएटिविटी कोलैप्स हो जाती है। जब लोग अपने कॉग्निटिव लिमिट्स से ज्यादा पुश करते रहते हैं तो वे एरर्स प्रोड्यूस करते हैं, लो क्वालिटी वर्क देते हैं और इमोशनल बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। ट्रू प्रोडक्टिविटी का मतलब डे से और घंटे निकालना नहीं है। ट्रू प्रोडक्टिविटी का मतलब ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करना है जो फ्रिक्शन कम करें और फ्लो बढ़ाएं। हार्ड वर्क मैटर करता है, स्मार्ट वर्क ज्यादा मैटर करता है, अलाइंड वर्क सबसे ज्यादा मैटर करता है। चैप्टर 6 डीप वर्क डेफिसिट, उस काम से भागना जो सच में मायने रखता है। डीप वर्क वह काम जो कॉग्निटिव तौर पर डिमांडिंग, मीनिंगफुल और स्ट्रैटेजिक होता है, डिस्प्रपोर्शनेट रिजल्ट्स क्रिएट करता है। फिर भी लोग सबसे ज्यादा उसी काम से बचते हैं। क्यों? क्योंकि डीप वर्क आपको एक्सपोज कर देता है। यह आपको अनसर्टेनिटी, सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस और कंसंट्रेशन के इमोशनल डिस्कम्फर्ट के सामने खड़ा कर देता है। शैलो टास्क्स आसान होते हैं, वे क्विक रिवॉर्ड्स देते हैं। डीप वर्क साइलेंट, स्लो और साइकोलॉजिकली इंटेंस होता है। इसे लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सॉलिट्यूड, फोकस और प्रेजेंस की जरूरत होती है। इसलिए मॉडर्न वर्ल्ड अपनी इन्फिनिट डिस्ट्रैक्शंस के साथ डीप वर्क को रेयर बना चुका है। लेकिन रेयरिटी ही उसकी वैल्यू है। जो व्यक्ति कंसिस्टेंटली डीप वर्क कर सकता है, उसे ऐसा एज मिलता है जिसे कोई बिजनेस कभी नहीं दे सकती। डीप वर्क सिर्फ एक स्किल नहीं, एक लाइफस्टाइल डिसीजन है। आप चुनते हैं नॉइज से पीछे हटना। आप चुनते हैं क्लैरिटी को स्टिम्युलेशन से ज्यादा वैल्यू देना। आप चुनते हैं डेप्थ को डोपामाइन पर प्राथमिकता देना। चैप्टर 7 द सिस्टम गैप, स्ट्रक्चर के बिना प्रोडक्टिविटी क्यों फेल हो जाती है। मोटिवेशन अकेले प्रोडक्टिविटी सस्टेन नहीं कर सकती। डोपामाइन फेड हो जाती है, फीलिंग्स बदलती रहती हैं, एनर्जी अप डाउन होती रहती है। बिना सिस्टम्स यानी रूटीन्स, एनवायरनमेंट डिजाइंस, टूल्स और कॉन्स्ट्रेंट्स, प्रोडक्टिविटी इमोशनल प्रेशर के नीचे कोलैप्स हो जाती है। माइंड हमेशा इजी टास्क्स की तरफ ड्रिफ्ट करेगा जब तक स्ट्रक्चर उसे गाइड न करे। सिस्टम्स डिसीजन मेकिंग का मेंटल लोड कम कर देते हैं। वे डिसिप्लिन को ऑटोमेट कर देते हैं। वे आपकी लिमिटेड कॉग्निटिव बैंडविड्थ को प्रोटेक्ट करते हैं और आपको उन दिनों भी अच्छा परफॉर्म करने देते हैं जब आपका फोकस स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक अच्छा सिस्टम फ्रिक्शन रिमूव करता है, बाउंड्रीज सेट करता है और इंटेंशन को कंसिस्टेंट एक्शन में कन्वर्ट करता है। प्रोडक्टिविटी प्रेडिक्टेबल बन जाती है,
क्योंकि बिहेवियर प्रेडिक्टेबल हो जाता है। ज्यादातर लोग एबिलिटी की कमी से फेल नहीं होते, वे सिस्टम्स की कमी से फेल होते हैं। चैप्टर 8 द स्लो थिंकिंग एडवांटेज, क्यों कामनेस स्पीड से बेहतर परफॉर्म करती है। स्लो थिंकिंग लेजीनेस नहीं है, यह डेप्थ है, यह एक्यूरेसी है, यह लॉन्ग टर्म विजडम है। मॉडर्न वर्ल्ड लोगों पर प्रेशर डालती है कि वे तुरंत रिस्पॉन्ड करें, तुरंत एक्ट करें, तुरंत मूव करें, लेकिन स्पीड अक्सर शैलो थिंकिंग, इमोशनल डिसीजन मेकिंग और रिएक्टिव बिहेवियर की तरफ ले जाती है। स्लो थिंकिंग ब्रेन के लॉन्ग टर्म रीजनिंग नेटवर्क्स को एक्टिवेट करती है। यह जजमेंट इंप्रूव करती है, इंपल्सिवनेस कम करती है और क्रिएटिविटी बढ़ाती है। जब आप स्लो होते हैं तो आप ज्यादा देखते हैं, आप साफ सोचते हैं, आप सिग्नल और नॉइज को अलग कर पाते हैं। कामनेस एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाती है क्योंकि यह आपको डेलिब्रेटली चूज करने देती है, ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने की बजाय। स्लोनेस प्रोग्रेस के अपोजिट नहीं है, यह मीनिंगफुल प्रोग्रेस की फाउंडेशन है। चैप्टर 9 प्रोडक्टिविटी को रीडिफाइन करना, कम करके ज्यादा अचीव करना। रियल प्रोडक्टिविटी का मतलब सब कुछ करना नहीं है। इसका मतलब है सही चीजें करना। इसका मतलब है रिड्यूस करना, सिंप्लीफाई करना और फोकस करना। इसका मतलब है अननेसेसरी चीजों को रिमूव करना ताकि आप एसेंशियल पर एनर्जी दे सकें। एक प्रोडक्टिव लाइफ डिजाइन्ड लाइफ होती है जहां आपके एक्शंस आपके वैल्यूज के साथ अलाइन होते हैं, आपके सिस्टम्स आपके गोल्स के साथ अलाइन होते हैं और आपका टाइम आपके फ्यूचर के साथ अलाइन होता है। जब आप फ्रिक्शन, डिस्ट्रैक्शंस और शैलो वर्क को हटाना शुरू करते हैं तो प्रोग्रेस नेचुरल लगने लगती है। आपको प्रोडक्टिविटी के पीछे भागना नहीं पड़ता, आप खुद प्रोडक्टिविटी के एक्सप्रेशन बन जाते हैं। कम करना लेजीनेस नहीं है, यह प्रिसिजन है, यह क्लैरिटी है, यह केओस की जगह एक्सेलेंस चुनना है। कंक्लूजन पैनिक नहीं, पर्पस के साथ मूव करने वाली लाइफ। दुनिया हमेशा बिजनेस को रिवॉर्ड करेगी, वह हमेशा आपसे और ज्यादा मांगेगी, वह हमेशा आपको नॉइज, अर्जेंसी और शैलो वैलिडेशन से डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी। लेकिन आपकी लाइफ इस बात से मेजर नहीं होगी कि आपने कितना किया, बल्कि इस बात से होगी कि आपने क्या किया और क्यों किया। बिजनेस प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय कर देती है क्योंकि वह आपकी क्लैरिटी चुरा लेती है। प्रोडक्टिविटी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपनी क्लैरिटी वापस क्लेम करते हैं। रियल प्रोग्रेस डेलिबरेट होता है, वह थॉटफुल होता है, वह काम होता है, वह इंटेंशनल होता है। जब आप मोशन के पीछे भागना छोड़ देते हैं और डायरेक्शन चुनना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ फ्रैंटिक एक्टिविटी से मीनिंगफुल अचीवमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। आप ज्यादा बिजी नहीं बनते, आप इफेक्टिव बनते हैं और इफेक्टिवनेस ही प्रोग्रेस की असली परिभाषा है। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी ने आपको कुछ नया सोचने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको ऐसी प्रेरक कहानियां पसंद हैं तो लाइफ ऑफ आइकॉन्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, हर महान इंसान की शुरुआत एक साधारण सपने से होती है। लाइफ ऑफ आइकॉन्स सीखिए महान लोगों की जिंदगी से और खुद को बनाइए अगला आइकॉन।